आज हम करेंगे कविता छोटा मेरा खेत। इस कविता को हम बहुत इजी वे में समझने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी कविता के एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इसी कविता के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और इसी कविता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ इसी कविता का जो दूसरा पार्ट है, नाम है बगुलों के पंख, उस कविता के बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले। तो आज हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता के जो कवि हैं, नाम है उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी जी ने इस पूरी कविता में क्या बताया है, पहले आप सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाऊं तो आपको ये कविता और अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, कवि क्या कहते हैं, जिस तरह से खेत होता है, खेत में जब आंधी आती है यानी हवा चलती है, आंधी तूफान होता है, नमी आती है उन खेतों में, रसायन जब खेत को मिलता है, रसायन मतलब हवा, पानी, खाद, इस तरह की चीजें रसायन होती हैं जो खेत के लिए बहुत जरूरी होती हैं। या यूं कहें कि खेत में जो बीज है उसके लिए बहुत जरूरी है। वो बीज तब ग्रो करेगा जब ये रसायन उसको मिलता है। तो बीज जब अंकुरित करता है, क्योंकि उसको अच्छा रसायन मिल चुका है, हवा, पानी, खाद ये मिल चुका है, तो बीज अंकुरित कर देता है। अंकुरित का मतलब वो फूट पड़ता है। जब बीज फूट पड़ेगा यानी उसमें छोटे छोटे पत्ते अंकुरित हो जाएंगे, तो धीरे 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 वो ग्रो करेंगे। धीरे धीरे फूल पत्ते और ज्यादा बड़े होंगे और ज्यादा ग्रो करेंगे, तो एक तरह से खेत में हरियाली ही हरियाली होगी, जिसमें फूल पत्ते खूब खिले हुए दिखेंगे। अब ऐसा ही कुछ जो एक किसान करता है, मतलब ये सारी चीजें, खेत, रसायन, बीज, ये सारी चीजें एक किसान करता है, ये सारी चीजें एक कवि भी करता है। यही बात इस कविता में बताई है। लेकिन कवि थोड़ा सा डिफरेंट करता है। क्या करता है, कवि कविता लिखता है। कविता लिखते हुए उसे ये सारी चीजें करनी होती हैं और कविता बनकर तैयार हो जाती है। तो कवि कहना चाहता है कि जिस तरह से किसान अपना काम करता है, ठीक वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही मेरा काम भी है। बस उसका एक खेत होता है जो चौकोर होता है, और दूसरी तरफ कवि का जो खेत होता है वो एक कागज होता है। कागज पर वो अपनी भावनाएं उकेरता है। जब उसके मन में भावनाएं आ जाती हैं, फीलिंग आ जाती है कुछ चीज को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर, उसमें वो अपनी कल्पनाएं डाल देता है, यानी कल्पना करने लग जाता है। उसी टॉपिक पर धीरे धीरे कल्पना करते करते उसमें वो शब्द डालना शुरू कर देता है, कुछ यानी कहने का मतलब लिखना शुरू कर देता है। जब वो उसमें शब्द आ जाते हैं, यानी उस कागज पर, उस खेत पर जब शब्द आ जाते हैं, तो धीरे धीरे वो कविता बनकर तैयार हो जाती है, यानी ग्रो कर जाती है। यानी कवि कहता है कि मैं भी एक किसान की तरह ही हूं, जिसमें खेत तो होते हैं मेरे कागज, आंधी मेरे अंदर की भावना होती है, रसायन एक तरह की कल्पना जिसमें वो सोचता है कि मैं इसमें और क्या क्या कर सकता हूं, इस टॉपिक पर क्या कुछ लिख सकता हूं। धीरे धीरे वो अंकुरित हो जाते हैं, यानी अंकुर को कहा गया है शब्द। शब्द के बाद फूल पत्ते यानी खिल उठते हैं, या यूं कह लो कि वो ग्रो, अच्छी प्लांटेशन हो जाती है, बड़े हो जाते हैं वो पौधे। ठीक ऐसे ही कविता यहां दूसरी तरफ कविता बनकर तैयार हो जाती है, यानी दोनों का काम एक जैसा है। और यही बात इस पूरी कविता में लिखी है। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लगभग आप कविता समझ चुके हो। देखो, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कहता है कि मेरा भी एक खेत है जो छोटा सा है। जिस तरह से किसान का एक खेत होता है और वो चौकोना होता है, चौकोना जैसे ये आप फ्रेम देख रहे हो, चार कोनों का समूह, जब चार कोने होते हैं जिसमें, वो चौकोना होता है। तो चार कोने वाला मेरा भी एक खेत है, लेकिन मेरा खेत कैसा है, कागज का एक पन्ना। मेरा खेत एक कागज का पन्ना है। ठीक ऐसे ही जैसे किसान के पास होता है, वैसे ही मेरे पास भी एक खेत है जो कि मेरा कागज है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कोई अंधड़, अंधड़ मतलब एक आंधी आई। आंधी किसको कहा है, भावना को, फीलिंग्स को। तो उसको एक टॉपिक पर फीलिंग आई, यानी अच्छा लगने लगा उसको वो टॉपिक, कवि की बात हो रही है। जब कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। क्षण भर के लिए बीज बो दिया, यानी उसके ऊपर सोचने लग गया। कौन, कवि। यहां तो कवि क्या कर रहा है, कवि तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सोच रहा है। और दूसरी तरफ किसान की बात करें तो किसान जब आंधी आती है तो वहां पर बीज बोता है, यानी बुआई करता है। बुआई करने के बाद ही तो आगे का काम, आगे का प्रोसेस शुरू होगा। दूसरी तरफ यहां पर कवि अपनी बात कहता है कि जब आंधी आती है, यानी मेरे दिमाग में फीलिंग आ जाती है, मेरे अंदर फीलिंग जाग जाती है। किस तरह की, कोई एक टॉपिक पसंद आ जाता है, किसको लेकर, किसी कविता को लिखने के लिए कोई टॉपिक पसंद आ गया, तो वहां पर वो क्षण भर का बीज बो देता है उस टॉपिक पर, यानी वो सोचने लग जाता है। अभी खत्म नहीं हुआ, आगे देखो बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कवि का नाम बताया था, देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। एक बार जल्दी से कमेंट करो। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब इन चार पंक्तियों में क्या बताया है, पहले आप सुन लो, फिर वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। देखो, जैसे किसान
खेती करते हुए क्या करता है, खेत में रसायन डालता है। रसायन का मतलब क्या होता है, हवा, पानी, खाद, ये सब उन चीजों को, उन खेतों को उपलब्ध करवाता है जहां उसने बुआई की है। उसके बाद उस बीज में से अंकुर फूटने लग जाते हैं, अंकुर निकलने लग जाते हैं, यानी वो उसमें से पत्ते निकलने लग जाते हैं। ये एक आसान भाषा में समझाऊं, और धीरे धीरे वो ग्रो कर जाते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो उसमें फूल भी आने लग जाते हैं, तो फूल पत्ते अच्छी मात्रा में आ जाते हैं। ये सब काम किसान करता है, लेकिन यही सब काम कवि भी करता है। ऐसा ही कुछ यहां पर बताया। कवि क्या करता है, उन्हीं टॉपिक पर जो उसको पसंद आया है उस पर कल्पनाएं करने लग जाता है। जब कल्पनाएं करता है तो वो धीरे धीरे ऐसी कल्पना कर बैठता है कि अब उसको लिखने का भी मन करता है, वो शब्द लिखना शुरू कर देता है, यानी कविता लिखनी शुरू कर देता है। धीरे धीरे कविता बनकर तैयार हो जाती है। यही सब काम कवि भी करता है। ऐसा ही कुछ लिखा है, देखो, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। जिस तरह से किसान रसायनों को डालकर बीज गला देता है, वो भी निशेष, पूरी तरह से। आपको मैं शब्दार्थ दिखाता हूं और अच्छे समझ में आएगा। रसायनों का मतलब एक तरह की खाद, और निशेष का मतलब पूरी तरह से, और पल्लव का मतलब होता है पत्ते, और पुष्प का मतलब आपको पता है फूल, नमित का मतलब झुक जाना। जब कोई भी प्लांट अच्छे फूल पत्ते से लद जाता है तो वह झुक जाता है। ये कवि के माध्यम से कैसे कहेंगे वो भी अभी आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी यहां से देखते हैं। जब किसान रसायनों को डालता है, खाद को डालता है, तो बीज पूरी तरह से, यानी निशेष रूप से, यानी पूरी तरह से वो गल जाता है। ठीक ऐसे ही जब कवि को कोई टॉपिक पसंद आता है, कोई उपविषय अच्छा लगता है, तो उस पर वह कल्पनाएं करने लग जाता है, जिससे वो कल्पना के जब रसायन उसको मिलते हैं तो वह बीज पूरी तरह से गल जाता है। यानी एक तरह से अच्छे से दिमाग में बिठा ली कि उसको लिखना क्या है। फिर क्या करता है, शब्द के अंकुर फूटे। फिर धीरे धीरे कवि के शब्द फूटने लगते हैं, अर्थात वो अच्छे अच्छे शब्द लिखना शुरू कर देता है, यानी कविता लिखना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, पल्लव पुष्पों से, यानी फूल और पत्तों से नमित हुआ विशेष। फूल और पत्तों से वो फसल, वो पौधा झुक जाता है। अब यहां कवि के माध्यम से अगर बात करें तो कवि के नजरिए से क्या हुआ, यहां पर पल्लव पुष्प मतलब कविता बनकर तैयार हो गई है और एक तरह से झुक गई है सबके सामने, यानी वह पूरी तरह से कविता तैयार है। अब कोई भी पाठक उसे पढ़ सकता है। अभी बात खत्म नहीं हुई, झूमने लगे फल रस अलौकिक। अब यहां पर फसल जब बड़ी हो जाती है, उसके फल झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, यानी हिल डुल रहे हैं, उसमें से रस अलौकिक निकल रहा है। अलौकिक का मतलब होता है दिव्य, जो इस लोक का नहीं हो, जो इस संसार का नहीं, ऐसा अलौकिक, ऐसा दिव्य रस उसमें से टपकने लगता है। ये उस फसल की बात नहीं हो रही है, उस पौधे की बात नहीं हो रही, यहां पर कविता के रस की बात हो रही है। उस कविता में से अलौकिक रस टपकता है जिसे हर कोई ले सकता है। आगे भी यही बात है, अमृत धाराएं फूटती, उसमें से अमृत जैसी धाराएं फूटने लगती हैं, अर्थात उसमें से ऐसा रस टपकता है जो अमृत से कम नहीं है। यहां पर रस का मतलब कविता का भाव, कविता में ऐसा अमृत भरा रस होता है जिसको हर कोई पाठक ले सकता है। रोपाई क्षण की, रोपाई तो कितनी देर में हुई थी, रोपाई तो क्षण भर में हो गई थी, लेकिन कटाई अनंतता की। अनंतता का मतलब होता है जो कभी समय समाप्त ही ना हो, यानी कविता का जो रस है वो अनंत काल तक चलता ही रहता है। अगर हम फल की बात करें, अगर किसान के जो द्वारा उगाया गया जो फल है वो तो कुछ समय के लिए होता है, कुछ टाइम पर वो खत्म हो जाता है। उसका जो रस है वो एक बार ले लिया, फिर उसी फल से दोबारा रस नहीं लिया जा सकता। लेकिन कविता एक ऐसा फल है यहां पर जिसकी कटाई अनंत काल तक चलती रहती है, अर्थात उसमें से रस अनंत काल तक हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत पहले की जो कविताएं लिखी गई होंगी या लिखी गई हैं, उनको हम आज तक भी पढ़ते हैं और उतना ही रस ले लेते हैं जितना किसी ने पहली बार पढ़कर लिया। उसमें रस कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे, जैसे ये कविता भी मान लेते हैं, पता नहीं कितने टाइम पहले लिखी गई होगी, आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उतना ही रस ले रहे हैं, उतना ही तरीके से पढ़ रहे हैं जैसा किसी ने पहली बार पढ़ा हो। तो यही कुछ लिखा है, रोपाई तो क्षण भर में हो गई थी, जो फसल उगाई गई थी, उसकी जो बुआई हुई थी वो तो क्षण भर में हो गई थी, पल भर में हो गई थी, लेकिन कटाई अनंतता की, कटाई अनंत काल तक चलती रहती है, अर्थात उसमें से रस लिया जा सकता है। यही कुछ अगली लाइन में भी लिखा है, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, कितना भी लूट लो, इस कविता से रस कितना ही लूटो लेकिन रस कभी खत्म नहीं होगा। इस कविता की बात नहीं हो रही, ऐसी ना जाने कितनी कविताएं और भी लिखी गई हैं। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले अंकुर की तुलना मैंने बताई थी, किससे थी, कवि के अनुसार। अंकुर क्या है जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट करके देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब आखिरी दो पंक्ति में क्या कहता है, रस का अक्षय पात्र सदा का,
का, छोटा मेरा खेत चकोना। अक्षय मतलब कभी खत्म न होने वाला, ये उसी रस की बात हो रही है। ये रस का ऐसा अक्षय पात्र है, यानी ऐसा पात्र है जिसमें कभी भी रस खत्म ही नहीं होता। मेरा छोटा खेत चकोना, यानी मेरा ऐसा छोटा सा खेत है जो चकोना है, जिसमें से कभी रस खत्म ही नहीं होता। जिस तरह से रस खत्म नहीं होता, ठीक ऐसे ही ये कविता भी अभी खत्म नहीं हुई है। बच्चों, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो बिल्कुल गलत है। अभी आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, और साथ ही साथ इसी का दूसरा पार्ट बगुलों के पंख, ये सारी चीजें आपको अभी पढ़नी है। और आपको एक बोनस भी बता देता हूं, इस जो कविता आपने अभी मुझसे सुनी, जिसकी व्याख्या मैंने अभी की, यानी छोटा मेरा खेत, उस व्याख्या को आप रिटर्न में भी चाहते होंगे। ये सारी चीजें, यानी ये सब पांचों चीजें आपको एक ही लिंक पर मिलेंगी। लिंक का नाम रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस कविता को आपने कितने अच्छे से समझा। अगर आपने इस कविता को अच्छे से समझ लिया तो आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां कवि किस खेत की बात करता है। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। यहां कवि किस खेत की बात करता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मन रूपी खेत, ऑप्शन बी कागज रूपी खेत, ऑप्शन सी प्यार रूपी खेत, और ऑप्शन डी है हरियाली रूपी खेत। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कागज रूपी खेत। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए यूरिया का, ऑप्शन बी शब्दों का, ऑप्शन सी कल्पना का, ऑप्शन डी भावों का। आसान सा है पर सोच लो। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी कल्पना का। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, साहित्य की रसधारा कब तक चलती है। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है। आपके ऑप्शन ए प्रातःकाल, ऑप्शन बी सायंकाल, ऑप्शन सी अनंत काल, ऑप्शन डी समकाल। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी अनंत काल। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंधड़ से अभिप्राय है। अंधड़ का क्या अर्थ है, जल्दी से बताओ। ए अधेड़, ऑप्शन बी अंधा, ऑप्शन सी अंधेरा, ऑप्शन डी आंधी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी आंधी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको हमसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।